दोस्तों, हम बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि चांद पर पहला कदम रखने वाले अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग थे। आप में से 90% से ज़्यादा लोगों ने मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, एजुकेशन बुक्स में देखा होगा कि अमेरिका के स्पेस मिशन अपोलो 11 के तहत अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे और उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा था, जो मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी सफलता की छलांग साबित हुआ। तो आइए आज हम भी जानते हैं अमेरिका के इस स्पेस मिशन की सच्चाई के बारे में। चतुर्ज्ञान प्रेजेंटिंग द मिशन अपोलो 11 इन 1969। दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में 60 का वो दशक बड़ा ही ऐतिहासिक था जब फॉर्मर सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस में जाने की एक रेस लगी हुई थी। हर हाल में दोनों एक दूसरे से पहले अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने दुनिया को अपने कारनामे से हैरान कर दिया। उसने मानव इतिहास में पहली बार अपने एक वायुसैनिक विमान चालक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने का कारनामा कर दिखाया। तब संसार का सबसे अमीर देश अमेरिका ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर पाया था। सोवियत यूनियन से पीछे रह जाने की इस कड़वाहट को उससे आगे जाकर उसे मिठास में बदलने का निश्चय कर लिया और इसके बाद अमेरिका ने ठान लिया कि चांद पर सबसे पहले उसी का कोई नागरिक अपना कदम रखेगा, क्योंकि चंद्रमा ही पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। और अब शुरू हो जाती है चांद पर जाने की वो ऐतिहासिक रेस जिसे दोनों ही देश जीतने की चाहत में लग जाते हैं, जिसको अमेरिका और सोवियत यूनियन हर हाल में जीतना चाहते थे। उस वक्त अमेरिका के नए बने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा के एक महीने बाद ही 25 मई 1961 को अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है एक लंबी छलांग लगाने का, और कहा कि 60 का दशक पूरा होने से पहले पहले कोई अमेरिकन ही सोवियत यूनियन से पहले चांद पर जाएगा और वापस भी आएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस लेक्चर के बाद तैयारियां और जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं और इसी के साथ अपोलो नाम का अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाता है और इस यान के जरिए चांद पर पहुंचने की योजना बनाई जाती है। अपोलो यान को चांद की ओर लॉन्च करने के लिए वर्ल्ड वार II के समय 100 से अधिक जर्मन इंजीनियरों ने और टेक्नीशियनों की सहायता से सैटर्न V नाम के महाशक्तिशाली रॉकेट्स की एक नई श्रृंखला विकसित की गई और 27 जनवरी 1967 को एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने नासा के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अपोलो यान के कमांडो कैप्सूल के साथ जमीन पर ही एक परीक्षण किया जाता है और इस परीक्षण के दौरान ही इसमें आग लग जाती है, क्योंकि कैप्सूल में नॉर्मल हवा की जगह शुद्ध ऑक्सीजन को भरा गया था और उसका दबाव भी एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक था और कैप्सूल के भीतर बिजली की एक चिंगारी से आग लग जाती है और उसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स जलकर भस्म हो जाते हैं। अपोलो 7 तक के सभी यान चंद्रमा तक की उड़ान से पहले किसी न किसी परीक्षण से गुजरे थे। अपोलो 8 और अपोलो 10 ने 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ चंद्रमा की केवल परिक्रमा ही की और वापस लौट आए, जो सोवियत यूनियन पहले ही कर चुका था। भाग्य की विडंबना कुछ ऐसी रही कि अपोलो मिशन को प्रोत्साहन देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी अपने सपने को साकार होते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाए। एक साइको टेररिस्ट ने 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी। फिर भी अपोलो प्रोग्राम पर काम पहले जैसा ही चलता रहा। चांद पर पहुंचने की इस रेस में सोवियत यूनियन भी आगे निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। अपोलो 10 के पार्टिसिपेंट यूजीन सेनर ने एक इंटरव्यू में बताया कि CIA से पता चला है कि सोवियत यूनियन चांद की परिक्रमा के लिए ऐसा ही मानव यान भेजने वाला है जिससे अमेरिका नंबर 2 पर हो जाए। अब इस खबर के साथ अमेरिका ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया और चंद्रमा के 2 टेस्ट परिक्रमाओं के बाद नासा को लगने लगा कि अब चंद्रमा पर किसी मानव को उतारा जा सकता है। अपोलो 11 की उड़ान से एक दिन पहले 15 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए अपने सहयोगियों से कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम किसी धरती के मानव को चांद पर पहुंचाने के लिए अमेरिका के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। 2940 टन भारी उस समय अमेरिका का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न V अपोलो 11 को लेकर 16 जुलाई 1969 को जब आकाश में उड़ान भरता है तो भारत में शाम के 7:02 हुए थे। उड़ान से पहले एस्ट्रोनॉट्स बज एल्ड्रिन
3 हफ्ते पहले सिगरेट को छोड़ चुके थे। वो कहते हैं कि उड़ान से पहले हम में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइक कॉलिंस लॉन्च प्लेटफॉर्म की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक इकट्ठा हो गए थे। सारी दुनिया इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स पर नज़र गड़ा कर रखी थी। ऐसा नहीं था कि इनसे कोई गलती नहीं हो सकती थी, मगर एक छोटी सी गलती भी इनको एक्सक्यूज़ नहीं थी, वरना नतीजा इनकी मौत के रूप में दुनिया के सामने आता। इस लॉन्च प्लेटफॉर्म का टेलीविज़न पर लाइव प्रसारण हो रहा था और देखते ही देखते उल्टी गिनती शुरू हो गई और एक ज़बरदस्त गोला रॉकेट के निचले भाग से फूट पड़ता है और कान के पर्दे फाड़ देने वाले शोर के साथ रॉकेट लॉन्च होता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट के ज़मीन से ऊपर उठने के व्यू को कैप्सूल के अंदर भीतर डिस्प्ले पर देख रहे थे और वायरलेस पर इनको बताया जा रहा था कि आप धरती से ऊपर उठ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू माइक कॉलिंस, हम एक बार पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगा चुके होते हैं। तीनों एस्ट्रोनॉट चाहते थे कि चांद की दिशा में आगे बढ़ने से पहले सब कुछ ठीक से काम करे और अब तीसरे चरण के इंजन को शुरू करने का आदेश मिलता है। इसका मतलब ये था कि अब सीधा चांद की तरफ जाना है और आपको कोई रोक नहीं सकता है। तीसरे चरण का इंजन शुरू होते ही यान की गति 35,000 फीट प्रति सेकंड हो जाती है। चांद की ओर बढ़ते हुए अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स पूरी पृथ्वी को ठीक से देख पा रहे थे और समंदर नीले और बादल बर्फ के जैसे चमकीले हो गए थे। अपोलो 11 अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ 84,403 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए चंद्रमा की परिक्रमा कक्षा में पहुंच जाते हैं। ये अपोलो यान चंद्रमा की यात्रा करते हुए अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम 20 और 21 जुलाई के बीच मिडनाइट को 1:47 और 40 सेकंड पर लैंडिंग क्राफ्ट ईगल कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को लेकर इस पहले ऐतिहासिक मूवमेंट को पूरा करता है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। उनके तीसरे साथी एस्ट्रोनॉट्स माइक कॉलिंस को ऑर्बिटिंग व्हीकल कोलंबिया में बैठे रहकर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच रेडियो संपर्क बनाए रखना था। ये रेडियो नेटवर्क कांटेक्ट बनाए रखना बेहद ज़रूरी था क्योंकि किसी भी समस्या से बचने के लिए ये एकमात्र धरती से जोड़ने वाला नेटवर्क था। अपोलो 11 के साथ भी एक ऐसी ही समस्या पैदा होती है जो सारे किए धरे पर पानी फेर सकती थी। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वैसे तो बहुत सूझबूझ से काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले यान ईगल को परिक्रमा यान कोलंबिया से अलग होना था, तब उन्होंने ईगल के नीचे उतरने के लैंडिंग रडार और कोलंबिया के पास वापसी के रीयूनियन रडार दोनों को एक साथ एक्टिव कर दिया। इससे ईगल के नीचे उतरने के दौरान कोलंबिया पर लगे बोर्ड कंप्यूटर पर इतना बोझ पड़ जाता है कि वो गड़बड़ी का अलार्म बजाने लगता है। इस विकट स्थिति में आर्मस्ट्रॉन्ग को सीधे ह्यूस्टन से मिल रहे मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग नीचे उतरना पड़ा। ईगल के इंजन के लिए ईंधन इतना नाप तुला था कि चांद पर उतरने की जगह का निर्णय भी कुछ पलों में ही लेना था। ईगल को कमांडर नील द्वारा चांद पर लैंड किया जाता है। सफल लैंडिंग के बाद 21 जुलाई 1969 को अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम सुबह 8:26 पर ईगल से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अब मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं। ईगल के पैर 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी में धंस गए थे और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो सेंटेंस कहा जो अंतरिक्ष यात्रा का एक अमर सेंटेंस बन गया। उन्होंने कहा कि ये आदमी का छोटा सा कदम मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन भी ईगल से बाहर निकलकर चांद पर अपने कदम रखते हैं। इस तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले और बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। इसके बाद दोनों अमेरिकन फ्लैग को चांद पर गाड़ते हैं और चंद्रमा की सतह पर किसी धरतीवासी के पहले कदमों को देखकर सारी दुनिया खुशी से झूम उठती है और इस स्पेस रेस में अमेरिका चांद पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाता है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर लाने के लिए कुछ मिट्टी और 21 किलो 600 ग्राम कंकड़ पत्थर जमा करते हैं। चंद्रमा की धरती पर यह पहला वेरिएंस 2 घंटे 31 मिनट तक चलता है। इस दृश्य की लाइव तस्वीरें टीवी पर प्रसारित हो रही थी। इस पूरे टाइम में माइक कॉलिंस कोलंबिया में बैठे चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। कंट्रोल सेंटर लगातार माइक कॉलिंस के कांटेक्ट में था।
क्योंकि माइक कॉलिंस के बिना दोनों एस्ट्रोनॉट्स कभी धरती पर वापस नहीं आ सकते थे। चंद्रमा पर दोनों यात्री रिसर्च करके कुछ नमूने लेकर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे कोलंबिया यान से पुनर्मिलन के लिए ईगल के इंजन को शुरू कर देते हैं और करीब 4 घंटे की उड़ान के बाद कोलंबिया से जुड़ जाते हैं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ईगल से निकलकर कोलंबिया में चले जाते हैं और ईगल को कोलंबिया से अलग कर दिया जाता है और कोलंबिया को पृथ्वी की दिशा में वापसी के लिए मोड़ दिया जाता है। 24 जुलाई 1969 को अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम रात 10:20 पर कोलंबिया अमेरिका के पैसिफिक ओशियन में गिरता है और अमेरिकी जहाज के द्वारा तीनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उन्हें 17 दिनों तक सबसे अलग थलग क्वारंटीन किया जाता है और उनकी शारीरिक जांच शुरू होती है। फिर उनके द्वारा लाए गए नमूनों पर रिसर्च किया जाता है और चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखने के सौभाग्यशाली कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग 25 अगस्त 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक मिशन अपोलो 11 के लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चतुर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। अब मिलते हैं और एक रोचक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।